नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज वाजपेयी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। ग्लोबल ग्रोथ में मंदी के संकेत से शुक्रवार को अमेरिकी बाजार 1% गिरकर बंद। यूरोप के बाजार भी फिसले। कमजोर संकेतों से एशियाई में बाजारों में भी दबाव। अमेरिकी बाजार में गिरावट से सोने को मिला सपोर्ट। 5.5 साल के निचले स्तर से लौटी खरीदारी। हालांकि भाव अभी $1100 के नीचे। अमेरिका से सप्लाई बढ़ने के अनुमान से कच्चे तेल में भी नरमी कायम। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर रहेगी नजर। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए उम्मीद से बेहतर नतीजे। जीआरएम 6 साल की ऊंचाई पर पहुंचा। बड़े जानकारों ने नतीजों को दिया थम्स अप। टेक महिंद्रा और अंबुजा सीमेंट के नतीजे आज। टेक महिंद्रा पहले ही दे चुकी है कमजोर नतीजों की चेतावनी। अंबुजा सीमेंट का मुनाफा 39% गिरने का अनुमान। आज खुलेगा बायोकॉन की रिसर्च आर्म सिंजीन का आईपीओ। प्राइस बैंड 240 से 250 रुपए प्रति शेयर। 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। 29 जुलाई तक पैसे लगाने का मौका। रेड एफएम को सिक्योरिटी क्लियरेंस मामले में बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने फेज 3 एफएम की नीलामी में हिस्सा लेने की इजाजत दी। आज शुरू हो रही है नीलामी। और 4 दिन की कार्यवाही पूरी होने से धुलने के बाद आज फिर से खुलेगी संसद। जीएसटी बिल इस हफ्ते पास होने के आसार, लेकिन कांग्रेस के अड़ियल रुख से चिंताएं बरकरार। चलिए देख लेते हैं कि इस समय ताजा तरीन हालात क्या हैं, जिससे बाजारों को आज क्यूज मिलेंगे। एसजीएक्स निफ्टी पर अगर आप नजर डालें तो तकरीबन 0.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड के संकेत मिल रहे हैं। यानी जो दुनिया भर में कमजोरी देखने को मिली थी यूएस में या दूसरे बाजारों में, उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में आज आपको देखने को मिल सकता है। एशिया बाजारों पर आप नजर डालिए तो वहां पे देखेंगे आप पूरा ही पैक एक तरीके से 1/4 से आधे % के बीच वीकनेस के साथ काम कर रहा है। मतलब ये हुआ इसका कि उसी का ट्रिपल इम्पैक्ट आपके भारतीय बाजारों पे भी देखने को मिल रहा है। शंघाई भी जो है फ्लैट टू नेगेटिव यहां पे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो घरेलू बाजार के लिए एशियाई बाजारों की ये संकेत काफी अहम है और नतीजों के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो उसका भी असर पड़ेगा। क्योंकि शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद रिलायंस के नतीजे आए थे और आप शुक्रवार को भारतीय बाजार देखेंगे तो वहां भी कमजोरी के साथ, ठीक ठाक कमजोरी के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। तो इसलिए बहुत हद तक आज बाजार इस बात पर निर्भर करेगा कि जो ग्लोबल क्यूज हैं वो प्रीएम्प्ट हो चुके हैं या अभी फ्रेश उसमें एक टेक लेना बाकी है हमारे पास। लेकिन चलते हैं अपने रिसर्च हेड आशीष वर्मा के पास और उनसे समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के हाल क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट अपने भारतीय बाजारों पे हो सकता है। आशीष, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हालत है वहां की? गुड मॉर्निंग। कमजोर एंड हुआ था बीते हफ्ते का। हमने देखा था ग्लोबल इक्विटीज में अच्छा खासा प्रेशर फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में आया। इनफैक्ट अमेरिकन मार्केट्स फ्राइडे को 1% के आसपास की कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। दिन भर सस्टेन्ड सेल ऑफ और दिन के लोज पे जाके मार्केट्स क्लोज हुए हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, हमने देखा था Amazon.com के बेहद स्ट्रांग नंबर्स आए थे, उसके बावजूद अमेरिकन मार्केट्स में प्रेशर था। ये मार्केट्स में प्रेशर क्यों आ रहा है? क्योंकि अब अमेरिकन मार्केट्स में ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंताएं उभर रही हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कमोडिटी मार्केट में डिक्लाइन आ रहा है, जिस तरह से चाइना को लेकर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के आंकड़े हैं या चाइना को लेकर तमाम कंसर्न्स जो एमिनेट हो रही हैं, और इनफैक्ट अमेरिकन मार्केट्स में भी जो नए होम सेल्स के डेटा आए थे और कंटिन्यूड जो कमजोर कंपनियों के तिमाही रिजल्ट्स अब वहां पे आना शुरू हो चुके हैं, ये सब इंडिकेशंस दे रहा है कि शायद ग्लोबल ग्रोथ वीक होगी। और इसीलिए अमेरिकन मार्केट्स में देखा फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में प्रेशर, और इनफैक्ट पूरे हफ्ते अगर आप देखेंगे तो 2% के आसपास की कमजोरी के साथ अमेरिकन मार्केट से वीक ऑन वीक रिटर्न्स दिए हैं। जहां तक यूरोप की बात है, क्योंकि मैं कह रहा हूं अक्रॉस ग्लोब प्रेशर था, तो ऑब्वियस है कि यूरोप पे भी अच्छा खासा दबाव था। 1.5% तक की कमजोरी जर्मनी के मार्केट्स में आई थी और यहां पे भी हमने देखा था दिन भर दबाव के साथ ही कामकाज हो रहा था। ध्यान रखें, बीते 5 दिन यानी कि बीता हफ्ता जो था यूरोपियन मार्केट्स में भी जो तमाम कॉर्पोरेट रिजल्ट्स थे बेहद मिक्स्ड बैग थे। बहुत अच्छे रोबस्ट नतीजे नहीं थे, कमजोर नतीजे ही कहना चाहिए देखने को मिले। और जिस तरह से कमोडिटी मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है उसका इंपैक्ट यूरोप पे पड़ा। मैं बार बार कमोडिटी मार्केट हाईलाइट कर रहा हूं। ध्यान रखें, अगर आप देखेंगे फ्राइडे को सोना $1100 प्रति आउंस के नीचे जाके बंद हुआ, नाइमेक्स $48 पे जाके बंद हुआ, ब्रेंट $55 के नीचे कामकाज कर रहा था। तो ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में प्रेशर जो है कंटिन्यू होता हुआ। और एशिया, क्योंकि हमने वीक ओवर द वीकेंड क्यूज पिकअप करें अमेरिका से, उसके अलावा कमोडिटी मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है उसका प्योर रिफ्लेक्शन है एशियन मार्केट्स में। आप देख रहे हैं ज्यादातर मार्केट्स लाल निशान के साथ कामकाज करते हैं और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि आज भारतीय बाजारों की 0.5% या उससे ज्यादा की कमजोरी के साथ शुरुआत होगी।
ओके, तो ये संकेत दिख रहे हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि भारतीय बाजार थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। यहाँ पे आशीष हमारे साथ बने रही, आगे आपसे और दूसरी चीजों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिंघवी आवाज के मार्केट एडिटर। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। क्या तस्वीर बन रही है, क्योंकि संकेत तो काफी कमजोर दिख रहे हैं इस समय? बिल्कुल नीरज जी, गुड मॉर्निंग। और लग रहा है थोड़ी सी हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ होगी। पिछले हफ्ते में जिस तरह से सेल ऑफ आया, आखिरी 2 सेशन हमने काफी कमजोरी के साथ दिखाए, तो थोड़ा इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार दिख रहे हैं। तो ऐसे में 8,475, 8,500 वो रेंज है जहां पर बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। उन लेवल के आसपास बाजार खुलेंगे और उसके बाद हो सकता है थोड़ी सेकंड हाफ में आपको रिकवरी आती हुई दिखे, क्योंकि डेटा उतने बुरे नहीं है और 8,500 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी कॉल्स में बना हुआ है, तो शायद वो लेवल होल्ड करने की कोशिश होती हुई दिखे एक्सपायरी के हफ्ते में। तो फर्स्ट हाफ तो डेफिनेटली जिस तरह के संकेत है उनको देखते हुए कमजोरी के साथ ट्रेड हो सकता है, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ी रिकवरी आ सकती है। और दूसरी तरफ कुछ कमजोर ट्रेडर्स ऑलरेडी अपनी पोजीशन हल्के कर चुके हैं, तो बाजार उतने हैवी है नहीं, थोड़े लाइट हो चुके हैं, लेकिन एक्सपायरी के हफ्ते में अब थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ने की पूरी आशंका है। यानी कमजोर ही बाजार आज ओपनिंग हो सकती है। धन्यवाद अनिल जी। निफ्टी में लेकिन आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, निफ्टी को कैसे ट्रेड करें आज, ये बताने के लिए हमारे साथ है simibhomik.com की सिमी भौमिक। गुड मॉर्निंग सिमी। इस निफ्टी में आज क्या स्ट्रेटजी रखेंगे, सेल या बाय करके चलें? नीरज गुड मॉर्निंग। मैं तो आज भी सेल करके ही चलूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 8500 से 8490 का एक बेंचमार्क है निफ्टी का, वो जब तक निफ्टी होल्ड करेगा तब तक कोई भी डिस्प्ले बाय करने का ही मतलब मेरा सजेशन होगा। मैं 8500 से 8490 का लेवल देखूंगी। अगर वो लेवल निफ्टी होल्ड करेगा तो वहां पे मैं एक लॉन्ग पोजीशन लेने का एडवाइस दे रही हूँ। जस्ट 8480 के नीचे कहीं पे भी चॉकलेस लगा के लॉन्ग एंट्री करना पड़ेगा। मेरा टारगेट होगा 8555 से 8570 का। ओके, तो निफ्टी में आज लॉन्ग करने की सिचुएशन बन रही है यहाँ पे सिमी के मुताबिक। लेकिन सिमी, कोई स्टॉक्स जिन पे आपकी नजर हो जहां पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सके? अभी भी मैं 2 स्टॉक में ही मेरा सलाह होगा जहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएटेड हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ओवरऑल निफ्टी का बायस पॉजिटिव ही है और करेक्शन में बाय करके चलना ही बेहतर होगा। एक्सपायरी इस वीक में ही है, तो थोड़ा बहुत कॉशियस के साथ पोजीशन लेना पड़ेगा। 2 स्टॉक मेरा होगा, एक बोल्टर, स्टॉप लॉस होगा 312 का और टारगेट होगा 326 का, और एक स्टॉक होगा HPCL, वो भी मैं लॉन्ग करके जाने का सलाह दे रही हूँ। बाय ऑन बेस विद स्टॉप बिलो 898, मेरा टारगेट होगा 830 से 35 का। ओके, तो 930 से 935 का, सॉरी जी। वोल्टास और HPCL पे आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, दोनों ही बहुत स्ट्रांग मोमेंटम शो कर रहे हैं। ऑयल की तो स्टोरी फंडामेंटली भी बहुत जबरदस्त है, तो वहां पे HPCL और वोल्टास और BHEL भी अगर आप देखें तो ये दोनों कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स ने काफी अच्छा रनअप दिखाया है। शुक्रिया सिमी। आगे बढ़ते हैं अब, लेकिन आज एक बहुत अहम नतीजा है टेक महिंद्रा का, और उसके साथ ही अंबुजा सीमेंट के नतीजे भी आएंगे। दोनों ही नतीजों के बारे में बताने के लिए हमारे साथ पूजा और आशीष जुड़ चुके, लेकिन पहले आशीष के पास चलेंगे। आशीष, टेक महिंद्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने पहले एक वार्निंग दे रखी है, लेकिन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक में मोमेंटम उसके उल्टा जा रहा है। क्या कह रहे हैं नतीजे? देखिए, जहां तक नतीजों की बात है, आपको याद होगा बीता क्वार्टर यानी कि Q4 भी बेहद कमजोर रहा था इस कंपनी के लिए। आज से आय में डीग्रोथ थी, यानी कि कमी आई थी 4-4.5% की। मार्जिन्स को लैप्स हो गए थे, 400-450 बेसिस पॉइंट मुझे याद है मार्जिन में कमजोरी थी। एक्सपेक्टेशंस इस बार तो म्यूटेड है, और स्पेशली जैसे आपने हाईलाइट करा, जब प्रॉफिट वार्निंग दे ही दी है तो एक्सपेक्टेशंस तो कमजोर रहनी है। पर ये स्टॉक अपने रीसेंट हाई से 30-35% नीचे करेक्ट हो चुका था इस वार्निंग के बाद, तो अब बहुत कुछ डिस्काउंटेड है शायद उस प्राइस में, और इन एंटिसिपेशन के रिजल्ट्स में थोड़ा सा भी सरप्राइज आएगा शायद, जो आप कह रहे हैं स्टॉक में, इसीलिए बिल्डअप देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट ने कहा था कि वो डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस क्वार्टर में भी आय और मार्जिन्स में, हालांकि थोड़ा डिक्लाइन सीक्वेंशली वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट एनालिस्ट मानते हैं कि Q1 में सबसे कमजोर नतीजे दिग्गजों में टेक महिंद्रा के रहेंगे। डॉलर आय फ्लैट होगी, मार्जिन 125 बेसिस पॉइंट्स कमजोर होंगे। क्यों? क्योंकि वीजा का खर्च, कॉमवीवा में एक जो सीजनैलिटी आती है और एक कॉन्ट्रैक्ट में जो रैंप अप कर रही है कंपनी, उस सबके खर्चों को इंक्लूड करें तो मार्जिन दबाव में आएंगे। ध्यान रखें, टेक महिंद्रा में जो कर्मचारियों के वेतन में बढ़त है वो इस क्वार्टर में नहीं, अगले क्वार्टर में फैक्टर इन होती है, तो Q2 में भी उस लिहाज से मार्जिन पे आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। प्रॉफिट में जरूर एक जंप आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि वो अन्य आय का कंपोनेंट है जिसमें एक सिग्निफिकेंट बढ़त हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज नंबर्स कमजोर रहेंगे। पर क्या इंपॉर्टेंट होगा, क्या सुनना चाहेगा बाजार, एक क्लियर पाथ मैनेजमेंट क्या देता है रिकवरी के लिए, ग्रोथ में और मार्जिन्स में किस तरह की रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर उसको लेकर बाजार कॉन्फिडेंट होगा तो शायद जो पिछले दिनों का रनअप है वो जस्टिफाई हो सकता है। ओके, तो बहुत क्लोज इसमें नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन अंबुजा सीमेंट के भी नतीजे आ जाएंगे, जो पूजा हमारे साथ जुड़ती है। पूजा, बताइए कैसे रह सकते हैं नतीजे?
जी, अंबुजा सीमेंट के नतीजों की बात करें तो कमजोर नतीजे देखने को मिल सकते हैं इस तिमाही। कंपनी अपने Q2 के नतीजे घोषित करेगी और यहाँ पर हमारा अनुमान है कि मुनाफे में करीब 40% की गिरावट देखने को मिल सकती है। कंपनी का जो ज्यादातर एक्सपोजर है वो वेस्टर्न मार्केट में है, जहाँ पर कि सीमेंट के दाम में काफी ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है और सदर्न मार्केट में एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पर कि सीमेंट के दामों में फिर भी थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज्यादा एक्सपोजर होने के कारण कंपनी के रियलाइजेशन में असर दिखने को मिल सकता है। इसके अलावा पिछले क्वार्टर हमने देखा था कि कंपनी के जो फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट थे वो भी काफी ज्यादा बढ़े हुए थे, जिसकी वजह से कंपनी के नतीजों में दबाव देखने को मिला था। इस तिमाही भी इस तरह के यहाँ पर किस तरह के नंबर्स निकल कर आते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन कुल मिला के अंबुजा सीमेंट से कमजोर नतीजे की उम्मीद। लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारे शेयर्स हैं जिन पे आज काफी एक्शन हो सकता है। कौन से हैं वो शेयर्स और किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब शुक्रवार को आया रिलायंस के नतीजों की, जिसने पहली तिमाही में अपने नतीजों से बाजार के एक्सपर्ट को खुश कर दिया। रिलायंस के Q1 के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। तिमाही आधार पर रिलायंस का मुनाफा 1% से ज्यादा बढ़कर 6,318 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की आय भी बढ़ी है। खास बात यह है कि कंपनी का GRM पिछले 6 साल के ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो 10.4 था। कच्चे तेल में गिरावट का फायदा मिला है इसको। रिलायंस इंडस्ट्रीज के CFO आलोक अग्रवाल के मुताबिक रिटेल सेक्टर में 20 से 22% की कंपाउंडिंग ग्रोथ का लक्ष्य है। This is a business that we continue to be excited about and we are investing in it, and as stated earlier, our ambition is to see a 20 to 25% compounded growth in this business over the next 5 years. और आपको बता दें कि जो चैनल आप इस वक्त देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही हाथ में है। आज किन शहरों में एक्शन रहने वाला है, इससे पहले आपको बता दें कि आज बायोकॉन की रिसर्च आर्म सिंजीन का IPO खुलेगा। इसका प्राइस बैंड 240 से 250 रुपए प्रति शेयर है। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ है रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता। सोनम, गुड मॉर्निंग। किस तरीके का एक वैल्यूएशन दिख रहा है और क्या और डिटेल है आपके पास? गुड मॉर्निंग नीरज। सिंजीन के इस IPO के लेकर बाजार बेहद ही पॉजिटिव है। एनालिस्ट काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं सिंजीन इंटरनेशनल के IPO का मार्केट में उतरने का। 2012 से बल्कि ये प्लान हो रहा था और अब जाकर फाइनली उतर रहा है मार्केट में। मार्केट बेहद ही खुश है। R&D आर्म है बायोकॉन का, बल्कि इंडिया में इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और इसलिए सिंजीन के इस IPO पर बाजार बेहद ही पॉजिटिव है। खुल रहा है आज से ये IPO, बंद होगा 29 जुलाई को। प्राइस बैंड 240 से 250 रुपए प्रति शेयर का तय हुआ है। इस IPO के जरिए बायोकॉन लगभग 11% की हिस्सेदारी बेचती हुई दिखाई देगी। फिलहाल कंपनी में हिस्सेदारी या फिर सिंजीन में बायोकॉन की हिस्सेदारी 85.5% की है। बिकवाली के बाद 74.5% पे आ जाएगी और इस पूरे IPO के जरिए कंपनी की लगभग 530 करोड़ से 550 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। लेकिन इसके अलावा भी और कौन से शेयर हैं सोनम जिन पे नजर रहनी चाहिए आज? सन टीवी पे सबसे पहले नजर होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है जहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने रेड FM को फेज 3 ऑक्शंस में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है। सरकार की जो जुलाई 15 तारीख को फैसला आया था उसको यहां पर खारिज कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में। सूत्रों के अनुसार सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल तो रेड FM के लिए बेहद ही पॉजिटिव खबर, जहां पे आज से जो ऑक्शन शुरू हो रहा है इसमें वो ऑक्शन यहां पर हिस्सा ले पाएंगे। PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के काउंटर पर नजर रखेगा। आज इसका OFS मार्केट में हिट होगा, जहां पर सरकार अपनी 5% की हिस्सेदारी इस कंपनी में कम करती हुई दिखाई देगी। फ्लोर प्राइस इसका 254 का तय हुआ है, जो
फ्राइडे के क्लोजिंग के 2% डिस्काउंट पे है। इसके जरिए सरकार लगभग 1670 करोड़ रुपए जुटा पाएगी और सरकार की फिलहाल हिस्सेदारी कंपनी में 72.80% की है। लुपिन के काउंटर पर नजर रखेगा, एक और एक्विजिशन कंपनी ने कर लिया है, मतलब 18 महीनों में ये 6th एक्विजिशन कंपनी ने अनाउंस किया है, जहां पर कंपनी जर्मन कंपनी टेलमर फार्मा के स्पेशलिटी प्रोडक्ट डिवीजन को एक्वायर कर रही है, जहां पर लुपिन के मुताबिक ये उनके स्ट्रेटेजिक फिट है, जहां पर कंपनी स्पेशलिटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जर्मनी में लेके जा पाएगी। हैवेल्स इंडिया ने सैटरडे को अपने तिमाही नतीजे घोषित किए थे जो बेहद ही कमजोर दिखाई दिए हैं और कंपनी की सब्सिडरी सिल्वेनिया की तरफ से भी कमजोर परफॉर्मेंस दिखाई दिया है, जहां पर फिर से सिल्वेनिया के परफॉर्मेंस में कंपनी ने घाटा दर्ज कर दिया है। कंपनी की बात करें तो स्टैंडअलोन बेसिस पर कंपनी के मुनाफा बेहद ही फ्लैट है। आय में 1% की गिरावट दिखाई दे रही है। मार्जिन 12.5% की डिलीवर किए हैं पिछले साल के 12.7% के मुकाबले। इंडियन ओवरसीज बैंक के पहले तिमाही के नतीजे भी बेहद ही कमजोर दिखाई दे रहे हैं। एक टैक्स राइट बैक के कारण तो कंपनी का मुनाफे का आंकड़ा दर्ज हुआ है। अगर ये टैक्स राइट बैक नहीं होता तो कंपनी ने भारी 107 करोड़ का घाटा दर्ज किया होता पिछले साल के 380 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले। और एसेट क्वालिटी बेहद ही कमजोर हो गई है। ग्रॉस एनपीए लेवल्स कंपनी ने 9.4% की डिलीवर किए हैं पिछले तिमाही के 8.33% के मुकाबले और नेट एनपीए लेवल्स भी 6.31% पर है पिछले तिमाही के 5.68% के मुकाबले। काफी फंड एक्शंस हुए हैं। पीवीआर लिमिटेड में हमने ऑलरेडी फ्राइडे को आपको बताया था कि एल कैपिटल इको ने अपने लगभग 15% की हिस्सेदारी कंपनी में बेच दी है। 62 लाख शेयर्स बेच दिए हैं, लेकिन यहां पर खरीदारी जोरदार हुई है। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस ने कंपनी के 4 लाख शेयर्स, कोटक महिंद्रा लिमिटेड ने कंपनी के 2 लाख शेयर्स, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने कंपनी के 2 लाख शेयर्स, मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी के 7 लाख शेयर्स और रिलायंस कैपिटल की तरफ से 21 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है। एडलवाइज में यहां पर खरीदारी हुई है। नॉमरा सिंगापुर ने कंपनी के 50 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं। वही कंपनी के प्रमोटर विद्या राजेश शाह ने कंपनी के लगभग 57 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं। वही कैलेडियम इन्वेस्टमेंट्स ने जो एफआईआई है उनकी तरफ से 3 करोड़ 50 लाख शेयरों की बिकवाली हुई है। और फाइनली एबीजी शिपयार्ड में भी यहां पर फंड एक्शन हुआ है, जहां पर स्ट्रेटेजिक क्रेडिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी के लगभग 66 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं। वही रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड ने कंपनी के 66 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। तो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए, जिन पे आज काफी एक्शन हो सकता है। और इंडियन ओवरसीज बैंक खासतौर पे बेहद कमजोर नतीजे हैं। मेरे ख्याल में इनका एनपीए शायद हाईएस्ट हुआ बैंकिंग में, सरकारी मिड कैप बैंकिंग में। तो बहरहाल इन शेयरों पे आप नजर रखिएगा बाजार खुलते समय। लेकिन इस समय एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी बाजार में आज आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सोने में 5 साल के निचले स्तर पर गिरने के बाद शुक्रवार को रिकवरी देखने को मिली है। डॉलर में गिरावट आने की वजह से सोने में तेजी आई है। सोने का भाव $1196 के ऊपर पहुंच गया है। वहीं अमेरिका में सप्लाई बढ़ने के अनुमान से क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही है। नाइमेक्स पर भाव $49 और ब्रेंट क्रूड $55 के नीचे है। उधर शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे कमजोर होकर 1 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी और करेंसी बाजार में क्या स्ट्रेटजी हो, ये बताने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के डॉक्टर रवि सिंह। रवि, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि रुपए का आज क्या हाल होगा? देखिए, इस समय रुपए में जिस तरीके से एक थोड़ी सी वीकनेस टर्न अराउंड हुई है, वो एक बार यहाँ पर डिप पे बाई की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। वापस से 64.20 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डिप पे बाई की स्ट्रैटेजी रखें, वो ज्यादा अच्छा है। तो रुपया थोड़ा सा और यहाँ पे वीक हो सकता है, लेकिन गोल्ड और क्रूड में क्या स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहिए? दोनों में डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। गोल्ड में थोड़ी सी यहाँ पर चूंकि डिप पे बाय आया है और रुपी भी वीक है, तो एक बार वापस से अपर साइड के थोड़े से लेवल देखने को मिल सकते हैं। 24,650 से 700 के बीच में आप बाय कर सकते हैं। अपसाइड टारगेट जो है वो 24,780 से 820 तक के देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस के हिसाब से एक बार 24,550 के स्टॉप लॉस लें। लेकिन क्रूड में अभी जिस तरीके से इन्वेंट्री पाइल अप देखने को मिले, उसको देखते हुए थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो 3120 से 3100 के बीच में सेल करके चलें। 3140 का एक स्टॉप लॉस लें और टारगेट के हिसाब से 3050 से 3060 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। रवि, गोल्ड में केवल ये ट्रेडिंग पैटर्न ही बनता दिख रहा है डॉलर की वजह से, या डोमेस्टिक मार्केट में कुछ डिमांड के भी संकेत दिख रहे हैं?
नहीं, देखिए लोअर लेवल पे जरूर है कि थोड़ी सी यहाँ पर इंडिया में अगर पर्टिकुलरली बात करें तो फिजिकल बाइंग जरूर यहाँ पर थोड़ी सी देखने को मिली है, लेकिन बट अभी थोड़ा सा जो पुल बैक आया है इससे ये नहीं मानना चाहिए कि यहाँ से कोई अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से जरूर आप थोड़ा सा यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी डाउन है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम अभी अक्टूबर से दिसंबर तक गोल्ड में बहुत ज्यादा अपसाइड वैल्यू नहीं देखने को मिलेगी, तो ओवरऑल ट्रेंड अभी यहाँ पर डाउन ही रहेगा। ओके, थैंक्स रवि। तो ये स्थिति आज है क्रूड, गोल्ड और करेंसी में, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लेके आएंगे स्टॉक 2020 और आपको बताएंगे 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज।